नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा राजनीतिक दल। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 4 राज्यों में। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त है तब वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। यदि हम इस प्रश्न को करंट से कोरिलेट करके देखें तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछले कुछ महीनों पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह प्रश्न बनता है कि किन किन आधार पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो एक कंडीशन तो आपने यहां पर देख ली, जो अन्य कंडीशन है उनको भी जरा यहां पर समझ लीजिए। याद रखिएगा, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश है 1968 का। इसके तहत किसी राजनीतिक दल को एक निर्धारित मापदंड के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त की। तो इसमें एक कंडीशन यह है कि कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, इसमें कुल पड़े वैध मतों में से यदि न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और साथ ही साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीती हों तो उस दल को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता मिल सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन ये कहती है कि यदि लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में मिलाकर 2% सीटें अगर प्राप्त हुई हैं तब भी उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल सकती है। और तीसरी कंडीशन अभी आपने पढ़ी कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के तौर पर अगर मान्यता प्राप्त है तब भी वो दल राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी राष्ट्रीय दल पर मान्यता प्राप्त करने की इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 6 ऐसे दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। आगे हम लोग उसमें और डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे। तो याद रखिएगा, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय शब्द है ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, कांग्रेस पार्टी के। याद रखिएगा, 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर कांग्रेस से उन्होंने अपने आप को अलग किया और शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी का गठन हुआ। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। एनसीपी का गठन कांग्रेस पार्टी के विघटन से हुआ है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो देखिए, ये जो प्रश्न बना था उस समय यहां पर क्षेत्रीय दल अकाली दल था और वर्तमान में भी अकाली दल क्षेत्रीय दल ही है। यहां पर प्रश्न संख्या 5 में डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर विकल्प सी में देखिए सीपीआई लिखा हुआ है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मैंने अभी आपको पूर्व के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया कि 6 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले तो उन दलों के नाम को आप नोट डाउन कर लेंगे अगर नहीं पता होगा तो। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी आईएनसी है, बीजेपी है, बीएसपी है, सीपीआईएम है यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। क्लियर? और इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी है। यानी इन 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया। अब वो पार्टियां कौन कौन सी हैं? एक तो पश्चिम बंगाल की पार्टी है एआईटीएमसी जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है। इसके अलावा सीपीआई है जो यहां पर विकल्प सी में दिया है यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और तीसरी पार्टी का नाम है एनसीपी जो शरद पवार साहब की पार्टी, जो अभी आप ऊपर डिस्कस कर रहे थे, राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी। ये 3 ऐसे दल हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। क्लियर है? यानी टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहां पर देखिए विकल्प सी उस समय के आधार पर सही होगा, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है यानी जो सीपीआई है, इससे भी अब राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब ने 1936 में की थी। कब की थी? 1936 में, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआई-एम, जिसकी मैं अभी ऊपर चर्चा कर रहा था, किस वर्ष में हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी 1964। यानी 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में हुआ था, सीपीआई और सीपीआई-एम। सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई-एम का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। क्लियर है, और ये जो सम्मेलन हुआ था 1964 में कोलकाता में, उसी में इनका विभाजन हुआ था। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो देखिए जब हम बात करते हैं दलीय व्यवस्था की, तो ये राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापक अंग है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वो कौन सी तिथि थी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कब इसको अधिनियमित किया गया था। क्लियर है, तो याद रखिएगा 15 फरवरी 1985 को इसे राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति मिली। इसके साथ दल बदल निरोधक अधिनियम अधिनियमित हुआ। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा 15 फरवरी 1985 को। देखिए दल बदल की बात हो रही है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि दल बदल विरोधक अधिनियम जो आया, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये आया। और इसके लिए कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। क्लियर है, ये भी बात याद रखिएगा। और राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति कब मिली थी? 15 फरवरी 1985 को। याद रखिएगा इस विधेयक को 30 जनवरी 1985 को लोकसभा से और 31 जनवरी 1985 से राज्यसभा से ये पारित हुआ था, और उसके बाद 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल गई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि ये अधिनियम कब से लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1 मार्च 1985 से। क्लियर है, कब से लागू हुआ? 1 मार्च 1985 से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है। अब सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि दबाव समूह होता क्या है। तो देखिए जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए जो राजनीतिक सत्ता है उसको प्रभावित करती है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालती है, तो उस संगठन को आप कहते हैं दबाव समूह। जैसे यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी, जो मजदूर संघ है ये क्या है? एक दबाव समूह है। क्लियर है। इसी तरह आप देखते हैं महिला संगठन, ये भी दबाव समूह है। व्यापारी संगठन, ये भी दबाव समूह है, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग के हितों के लिए, संरक्षण के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। इसी तरह आप देखते हैं विद्यार्थी संगठन, क्लियर है, किसान संगठन, ये सभी क्या है? ये सभी दबाव समूह के एग्जाम्पल है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हुई। इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हुई थी? तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जो साम्यवादी दल है इसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हुई थी, और कब हुई थी? 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। क्लियर है, ये याद रखेंगे। अगर हम जनसंघ की बात करें तो जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। क्लियर है। अगर हम स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में यानी 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी, और यहां पर भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में यानी स्वतंत्रता के पूर्व हुई थी। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, और वही इसके पहले अध्यक्ष भी थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प सही हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1951। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। तो यहां पर विकल्प में जयप्रकाश नारायण साहब का नाम लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न संख्या 14 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी थी। तो याद रखिएगा वर्ग रहित समाज की जो संकल्पना है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी। इन्हीं के सिद्धांत को मार्क्सवाद सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है। इन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने वर्ग रहित समाज की बात कही थी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। तो आप सभी को पता है कि 1951 से लेकर 1977 तक एक ही पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था,
और 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजय मिली थी। यानी यहाँ पर 1977 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि 1977 तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। यानी अगर लोकतंत्र से राजनीतिक दल को हटा दिया जाए तो ये बात सही है कि इसका संचालन क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ये राजनीतिक दल ही लड़ते हैं और यही दल जिसके बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाते हैं। और अगर हम इसी राजनीतिक दल को इस लोकतंत्र के दायरे से हटा देंगे तो इसका कार्य संचालन असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो याद रखिएगा शिमला संधि पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को हुए थे। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 को शिमला संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुए थे। क्लियर है? प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद अर्थात बीटीसी एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, असम में। यानी असम राज्य में छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद अर्थात बीटीसी को एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। क्लियर है? याद रखेंगे। और किस अनुसूची के अंतर्गत? तो अनुसूची 6 के अंतर्गत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अगर हम उस समय के आधार पर देखें तो विकल्प डी सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं है और वर्तमान स्थिति के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त से अब बाहर हो गया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए भूपोर्तम आंदोलन क्या था? हुआ ये कि साम्यवादी दलों ने यह आरोप लगाया कांग्रेस सरकार के ऊपर कि गरीबों की भूमि और उनको घर देने का जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने वो उन्होंने नहीं निभाया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साम्यवादी दलों ने आंध्र प्रदेश में भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी की जो गठन की आधिकारिक घोषणा हुई थी वो 26 नवंबर 2012 को हुई थी। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि 2009 से 2014 के बीच भारत में जो सरकार थी वो किस प्रकार की सरकार थी। तो आप सभी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए का फुल फॉर्म क्या था? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब जो वर्तमान में आप देख रहे हैं घटनाक्रम उसमें अब इस गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया गया है। ये भी बात यहाँ पर आप कोरिलेट कर लीजिए। क्लियर है? यानी अब ये जो गठबंधन है जो कि 2009 से 14 तक शासन में रहा, अब वो वर्तमान समय में इस गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनता दल। क्लियर है? यानी जनता दल यूनाइटेड फ्रंट ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बात हो रही है 11वीं लोकसभा की। आप सभी को पता है कि एच डी देवगौड़ा साहब 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री रहे और उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब 1997 से 98 तक प्रधानमंत्री रहे। इस आधार पर 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री मिले। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। तो देखिए गठबंधन सरकार आप किसको कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक दल सत्ता में साझेदारी कर लें तो इसे क्या आप कहेंगे? गठबंधन सरकार। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी ही गठबंधन सरकार कहलाती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है किस संदर्भ में। तो देखिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के आधार पर आपको कोरिलेट करें तो आपने देखा कि कुछ माह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। तो किसी दल के आंतरिक चुनाव की बात हो रही है जिसके माध्यम से उस दल के पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प से हो जाएगा कि यह दल का आंतरिक चुनाव होता है जिसमें दल के पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। इसे ही हम आंतरिक दलीय लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दल का
दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो विलय है वो मान्य होता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है, और जब कोई दल कम से कम 2/3 सदस्यों के साथ दूसरे राजनीतिक दल में विलय होता है तब वो मान्य होता है। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य का विलय हो जाए या विलय के लिए वो सहमत हो, तब वो दल बदल जो है वो क्या होता है? मान्य होता है। प्रश्न संख्या 28 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ये बात हो रही है 1963 की, जब कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष कामराज थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए एक योजना चलाई थी जिसका नाम पड़ा कामराज योजना। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए चलाई गई योजना कामराज योजना कहलाई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो सामाजिक आधार है उसमें व्यापारी वर्ग शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है, इसलिए उसके वर्ग में व्यापारी वर्ग शामिल नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, रजनी कोठारी ने। यानी रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के जो प्रारंभिक वर्षों में भारत में जो दलीय व्यवस्था थी उसे एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था। किसने? रजनी कोठारी ने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य हो उनको आप चुनिए। पहला कथन कर रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके पंजीकरण की जो नियम की व्यवस्था है वो करता है। अगला कह रहा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो निर्वाचन आयोग करता है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जो 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो इस पर अभी चर्चा हुई थी कि ऐसा दल जो कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के तौर पर या राज्य स्तरीय दल के तौर पर मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और मैंने भी ये भी बताया था कि ये किस प्रावधान के तहत होता है? तो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये 1999 के संदर्भ में बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 में चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल है? तो देखिए, मैंने अभी आपको 6 दलों के नाम बताए जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो देख लीजिए, इसमें पहला नाम लिया मुस्लिम लीग, गलत है। अगला लिखा है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसे भी नहीं प्राप्त है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं प्राप्त है। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर जो भी चारों दल के नाम दिए गए इसमें से किसी को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। किसी को भी यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। मैंने आपको बताया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको दर्जा प्राप्त है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संदर्भित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। यहां पर प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा गठित अन्य दलों की बात कर लें तो इसमें समता सैनिक दल है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी दल जो है ये अम्बेडकर साहब द्वारा है। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये भी अम्बेडकर साहब द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 35 यहां पर राजनीतिक दलों के नाम दिए गए हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है CPI। देखिए, CPI के संदर्भ में आपको एक बात जरूर जानना आवश्यक है कि देखिए, एक CPI 1920 में गठित हुई थी जो कि MN राय और अवनी मुखर्जी के द्वारा ताशकंद में इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। लेकिन जो आप वर्तमान समय में CPI जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिसे राष्ट्रीय दल का जो दर्जा पहले प्राप्त था अब उसे हटा लिया गया है, इस CPI यानी इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1925 में कानपुर में हुई थी। क्लियर है? तो यहां पर एक ही ऑप्शन है 1920 का, तो आप इसे ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर लेंगे। अगला लिखा है CPM
तो देखिए जो सीपीएम है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, यानी बी को आप तीसरे से कोरिलेट करेंगे। अगला है एआईडीएमके, तो एआईडीएमके की स्थापना 1972 में हुई थी, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इसलिए आप डी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो आपका सही कोड बनेगा वो बनेगा 2 3 1 4 का। तो 2 3 1 4 के आधार पर यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। यहां पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, और कथन में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। तो देखिए ये किसी भी पार्टी की सरकार हो तो उसमें ये सभी बातें होती हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला करा कि वह बहुत सी चीजों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 में आप देख रहे हैं कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, ये भी कथन और कारण से संबंधित है, और यहाँ कथन में कहा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। क्लियर है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जिनको सदस्यों का बहुमत है उसी की सरकार बनती है। और आपने ये भी कई बार देखा होगा कि सदस्य ज्यादा जीत जाते हैं और उनको प्रतिशत के आधार पर कम प्रतिशत बहुमत मिलता है, फिर भी वो सरकार बना लेते हैं। यानी यहाँ पर सरकार किस आधार पर बनती है? सदस्यों का जिनके पास बहुमत है। क्लियर है। यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कारण में कहा जा रहा है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिस बात को मैं अभी कह रहा था। यानी यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 37 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, ये भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए संविधान में संशोधन करके ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, और यहां कह रहा है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कथन गलत हो गया। कारण में लिख रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। यानी अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर इसमें कोई राजनीतिक दल ये चाहे कि वो 33% सीट पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगा तो इसके लिए उसे कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। तो ये फैक्ट है, ये उसका अंदरूनी मामला है। यानी यहाँ पर कथन गलत है और कारण सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। इस आधार पर यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो स्थायी नहीं है, दल बनते और विलय होते रहते हैं एक दूसरे में। अगला कह रहा है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल होने का ये प्रमुख कारण नहीं है कि यहाँ पर स्थायी दलीय व्यवस्था न होना, इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। क्लियर है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सही है लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, यहां पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में लिखा है कि भारत में लिखित संविधान है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण में लिख रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 40 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि चुनावी बांड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बांड प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए। ये स्टेटमेंट गलत है। यहां सब कुछ सही है, यहां पर न्यूनतम 2% नहीं होगा, यहां पर न्यूनतम 1% होगा। कितना न्यूनतम? 1% होगा, इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखिए, अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो चुनावी बांड है वो जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेगा, ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला कह रहा है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, तो ये भी यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो यहां पर ये पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही है, इसलिए यहां पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है राजभाषा। आइए राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 350 के क में। यानी अनुच्छेद 350 के क में यह व्यवस्था की गई कि जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर है, ये मातृभाषा में शिक्षा की समुचित व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में। याद रखिएगा, तिथि है 7 जून 1955। 7 जून 1955 को उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने बीजी खेर की अध्यक्षता में पहले राजकीय भाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया राष्ट्रपति महोदय को, वो 1956 में किया। क्लियर है? और 1957 में एक संसदीय समिति के द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण भी किया गया और ये जो 1957 में जिस समिति के द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, उस समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। क्लियर है? तो ये पूरी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो यहां पर याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 345 में। यानी अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये भाषा जो है ये भाग 17 में है। क्लियर है? और भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा है। भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा का उल्लेख है और अध्याय 2 में राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्लियर है? ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि भारत में हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितने प्रतिशत है? तो देखिए, अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो आपको ऑथेंटिक आंकड़े को ही देखना होगा। अगर हम 2011 की जनगणना के आधार पर हिंदी भाषी भारतीयों के प्रतिशत की बात करें तो यह होता है 43.63%। इस आधार पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। किसके आधार पर यह बात आंकड़ा आया है? 2011 की जनगणना के आधार पर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से यह द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, ब्राहुई। कौन सी भाषा है? ब्राहुई। ये जो ब्राहुई भाषा है ये बलूचिस्तान की भाषा है, लेकिन अगर हम भाषा शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त किया गया? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका जवाब होगा विकल्प बी, हिंदी को। क्लियर है? याद रखिएगा, हमारे संविधान में अनुच्छेद है 343। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि जो राजभाषा है ये भाग 17 में, राजभाषा किसमें है? भाग 17 में। और हमने ये भी आपसे कहा था कि अध्याय 1 में संघ की भाषा है और अनुच्छेद 343 किसमें? अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की भाषा, और जो संघ की राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। क्लियर है? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये किसमें है? अनुच्छेद 343 में। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो याद रखिएगा, ये मान्यता मिली थी 1949 में। यानी प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, संविधान में जो संघ की राजभाषा हिंदी की जो मान्यता की बात है, अगर हम पूरी डेट देखें तो 14 सितंबर 1949 को ये मान्यता मिली थी। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। और ये किस आर्टिकल के तहत ये होता है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? तो एक बात याद रखिएगा कि जो 8वीं अनुसूची में 2003 में भाषा जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है?
यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो विकल्प में संथाली भाषा है ये 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। देखिए जब आप ये कह रहे हैं कि ये बाद में जोड़ी गई, इसका मतलब कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा ये 92वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। और ये प्रभावी कब से हुआ? तो जनवरी 2004 से ये प्रभावी हुआ था। और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा कि जब प्रारंभ में भाषा की बात करें तो इसमें 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था जब 8वीं अनुसूची शामिल हुई थी। तो कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अधिकृत है। इसका मतलब ये है कि 14 भाषाओं के बाद ये जो 22 भाषाएं हुई और अतिरिक्त भाषाएं जुड़ी, ये विभिन्न संविधान संशोधन के तहत जुड़ी होंगी। हम लोग इस प्रश्न में उन सभी संविधान संशोधन को अगर कवर कर लें तो ये प्रश्न 360 डिग्री में कवर होगा। और ये निश्चित रूप से लिख के रख लीजिए कि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते ही बनते हैं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले जो भाषा जुड़ी थी वो थी सिंधी। और संविधान संशोधन कौन था? 21वां। यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है? इस प्रकार भाषाओं की संख्या कहां पहुंच गई? 22 पर पहुंच गई। क्लियर है? तो 3 संविधान संशोधन हुए, 21वां, 71वां और 92वां, जिसके द्वारा अनुसूची 8 में भाषाओं को ऐड किया गया। अब कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से इसको याद रखिएगा कि जो अंग्रेजी भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस फैक्ट को आप केवल याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि वर्तमान समय में 8वीं सूची में जो है ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो सम्मिलित भाषाएं उसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने में सर्वाधिक बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2011 के जनसंख्या के आंकड़े को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार संविधान की अनुसूची 22 में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आई थी वो थी हिंदी। तो यहाँ हिंदी तो विकल्प में नहीं है। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन थी? बंगाली। और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी मराठी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प ए में बंगाली दिया गया, इसलिए यहाँ पर विकल्प के आधार पर ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। पहला लिखा है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से उनकी मातृभाषा को चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है कि अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, ये भी गलत है क्योंकि ये राजभाषा है। अगला कह रहा है कि बोडो जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा था कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है। यानी ये जो भाषाएं दी गई हैं इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इनको बोले जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, यानी ज़्यादा से कम की ओर बढ़ना है। तो देखिए मैंने अभी आपसे ये जिक्र किया था कि 2011 की जनगणना के आधार पर इन 22 भाषाओं में से जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाले लोग हैं वो हिंदी के लोग हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाली लोग बोलते हैं और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं। अगर हम इसी को आधार बनाकर इस प्रश्न को करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? बंगाली, और दूसरे नंबर पे मराठी। इस आधार पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में बंगाली सबसे ज़्यादा, उसके बाद मराठी, फिर तेलुगु और उसके बाद तमिल। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से किसको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी भाषा घोषित की। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कितने? 6। इसमें कौन कौन सा है? इसमें तमिल है जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद संस्कृत है जिसको 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद मलयालम को 2013 में,
और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पर जो विकल्प में नाम दिए गए हैं प्रश्न में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु। क्लियर है? जैसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। दूसरी और तीसरे नंबर पर जो भाषा है उसी को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकी भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें निम्नलिखित भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। तो देखिए आप ये कई बार पढ़ चुके हैं कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कन्नड़। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो देखिए राष्ट्रीय भाषा की अगर बात करें तो अभी एक प्रश्न में ये स्टेटमेंट में था कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी जो है वो अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि 1967 में भारत के संविधान में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा टिपिकल बनाने का प्रयास किया गया। मैंने अभी आपको 3 संशोधन बताए। अमूमन होता क्या है कि लोग संशोधन का क्रम याद कर लेते हैं कि भाई 21वां है, 71वां है और 92वां संविधान संशोधन है, लेकिन ईयर हम या तो याद करने में हमको दिक्कत होती है या तो हम आदतन उसको छोड़ देते हैं कि हम यहीं से कोरिलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ईयर पूछ दिया तो याद रखिएगा यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन 1967 यानी 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे 21वां संशोधन 1967 में, 71वां संविधान संशोधन 92 में और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए विशेष बहुमत से पारित होने का मतलब क्या हो गया? विशेष बहुमत से पारित होने का मतलब कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। क्लियर है? तब जाके संविधान संशोधन विधेयक पारित माना जाएगा और वो भी संसद के दोनों सदनों द्वारा। और ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। अभी मैंने चर्चा की अनुच्छेद 368 के तहत यानी 368 के तहत, यानी प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो ये पहल संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। तो यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, वो चाहे लोकसभा से प्रारंभ हो चाहे राज्यसभा से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक को कब लाया गया था। तो देखिए ईयर पूछा जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये जो पहला संविधान संशोधन आया था ये 1951 में आया था। क्लियर है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया था, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इसी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। क्लियर है? 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था 31 क और दूसरा जोड़ा गया था 31 ख। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं सूची प्रवर्धित की गई थी किस संशोधन के द्वारा। तो मैंने अभी चर्चा की कि 9वीं अनुसूची जो थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जोड़ी गई थी, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी को पता है कि जब प्रारंभ में अनुसूची आई थी तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो यानी ये 8 के बाद जो 4 अनुसूचियां हैं ये बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। इसमें जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जोड़ी गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि 86वां संशोधन द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2002 का है। क्लियर?
कब का है? 2002 का। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसे किस वर्ष लागू किया गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए इस प्रश्न में विकल्प ए में ही 2002 लिख दिया कि जैसे आप 86वां संविधान संशोधन देखें और आपके मन में तुरंत ये बात आ जाए कि अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछ दिया हमसे, क्लियर है, और तुरंत आप 2002 टिक करके आगे बढ़ें और आयोग की मंशा ये सफल हो जाए कि आपका ये प्रश्न गलत हो गया। तो याद रखेंगे यहाँ पर लागू करना पूछा जा रहा है, तो लागू करने के आधार पर क्या है, तो यहाँ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। देखिए ये जो 86वां संविधान संशोधन था, इसके तहत शिक्षा का अधिकार लाया गया, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसी के जरिए 21 का जोड़ा गया और जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना, क्लियर है। इसी के जरिए मौलिक कर्तव्य में भी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, क्लियर है, ये भी बात याद रखिएगा। तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है और इसी के तहत प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार है इसे कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम है ये 2009 में संसद से अधिनियमित हुआ था, क्लियर है, और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में, कहां पर? शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, इसके जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में 27% का रिजर्वेशन दिया गया, क्लियर है। तो याद रखिएगा यहां पर एक बात और याद रखिए कि ये जो 93वां संविधान संशोधन 2005 था, इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया शिक्षण संस्थानों में? तो याद रखिएगा यह है अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5। क्या है? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5। ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो याद रखिएगा यहां पर 69वां संविधान संशोधन 1991, क्लियर है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के जरिए दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया। किसके तहत? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। और याद रखिएगा ये प्रभावी हुआ था 1 फरवरी 1992 को, क्लियर है, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो देखिए जो दल बदल का प्रतिबंध था वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए लगाया गया। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। आप सभी को पता है, अभी जिक्र भी हुआ था पीछे कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए जो अनुसूची है उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल पर रोक लगाने संबंधी है। यहां पर देखिए एक संविधान संशोधन और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, वो है 91वां संविधान संशोधन, क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है इसके जरिए ये जो दल बदल का प्रावधान है इसे और कड़ा किया गया, क्लियर है। दूसरी बात, इसी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको भी लिमिटेड किया गया कि मंत्रिपरिषद में जो है कुल संख्या का 15% से अधिक लोग नहीं रहेंगे, क्लियर है। ये बात भी आप इसके साथ ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। यानी दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो 52वां और इसको और कड़ा करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया, क्लियर है। ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आरओ 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प बी, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, क्लियर है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया, वो है अनुच्छेद 394 का क। क्या है? अनुच्छेद 394 का क। इस अनुच्छेद को भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। इस अनुच्छेद का संबंध किसे? हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए, क्लियर है। और इस अनुच्छेद 394 के क में कहा गया कि राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद कराने का प्राधिकार दिया गया है, क्लियर है। किसमें? अनुच्छेद 394 के क में। और किस संशोधन के जरिए? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा, क्लियर है। ये पूरी बात आप याद रखिएगा। और ये किस भाग में है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भाग 22 में है, क्लियर है। ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, और भाग 22 किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद 326 में, आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का अधिकार है, और इसमें जो मताधिकार की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? और ये कब से प्रभावी हुआ? तो याद रखेंगे 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। क्लियर है? पूरी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 104वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो 104 संविधान संशोधन है जो कि 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में। इसके जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन थे उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरी बात याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसको किस संविधान संशोधन के तहत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो याद रखिएगा आपका जवाब होगा विकल्प सी, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था, इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया। एक बना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा बना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर है? किस संविधान संशोधन के तहत? 89वां संविधान संशोधन 2003, यानी 89वां संविधान संशोधन 2003। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न और कोरिलेट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी जो एससी आयोग है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 338 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग यानी राष्ट्रीय एसटी आयोग जो है वो 338 के क में उल्लेखित है। क्लियर है? ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केस का महत्व है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें किससे संबंधित है? केशवानंद भारती बनाम केस 1973। देखिए ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 है, ये संबंधित है किससे? मूल तत्व यानी उसके आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। क्लियर है? और उन्होंने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेगी कि संविधान के मूल तत्व यानी आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। क्लियर है? इससे संबंधित है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ 1973। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये मैटर कब का है? 1967 का। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति थी उसको सीमित किया था। यहां पर प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में व्यापक संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। देखिए पूर्व में आपको समय समय पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए प्रावधान से परिचय कराया गया है, लेकिन आज की क्लास में यहाँ पर एक जगह जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, उनको यहाँ पर एक जगह आपको रिकॉल करा दिया जा रहा है। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या जिसको आप उद्देशिका भी कहते हैं, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 31 ग की। याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 31 ग है उसमें भी संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 क की, अनुच्छेद 39 क में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये भी प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 43 क उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, 43 क भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा जो कि अनुच्छेद 48 क में है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आप आ जाइए मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है और अनुच्छेद है 51 क, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यदि हम बात करें अनुच्छेद 368 में जो 2 नए खंड जोड़े गए 4 और 5, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो इन सभी बातों को आप 42वें संविधान संशोधन के तहत याद रखेंगे। इसी के साथ साथ
एक भाग है 14 क अधिकरण जिसमें है, वो भी किसके तहत जोड़ा गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इन सभी संशोधनों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अभी चर्चा हुई थी कि भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यहां पर मैंने आपको एक बात और बताई है कि जो मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी। जो 101वां संविधान संशोधन 2016 है, इसके तहत माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया था। यानी जीएसटी का प्रावधान किसके तहत, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। यहां पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये जो जीएसटी का शुभारंभ है ये कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे आप। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना किस संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए यहां पर राज्य की बात हो रही है। यहां पर देखिए विकल्प सी में 35वां संशोधन लिखा है और विकल्प डी में 36वां संशोधन। और याद रखिएगा ये दोनों संशोधन सिक्किम से संबंधित हैं। अब आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा जा रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना, तब यहां पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी 36वां संविधान संशोधन। जरा इन दोनों बातों को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 की। ये जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 था, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के तौर पर, क्लियर है, सह राज्य के तौर पर इसको दर्जा प्रदान किया गया। और वहीं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल किया गया। और जो राज्य के रूप में शामिल किया गया था इसका क्रम था 22वां। क्लियर है, ये दोनों बातें आपने देख ली। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछ रहा है राज्य के लिए, इसलिए आप सही करेंगे 36वां संविधान संशोधन। याद करिए जब विशेष उपबंध की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि सिक्किम राज्य के लिए भी विशेष उपबंध किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 371 के एफ के तहत। क्लियर है, ये भी आप याद रखेंगे सिक्किम के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन था जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सीधे चुनाव कराए गए। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए जो सर्वप्रथम चुनाव कंडक्ट कराया गया वो मध्य प्रदेश राज्य में कराया गया। क्लियर है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसके द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, यह कहता है कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 243 का डी। क्या है, अनुच्छेद 243 डी, जो कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है। और कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। जब मैं अभी 42वें संविधान संशोधन को एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां मैंने बताया था कि इसके तहत अनुच्छेद 31 ग में विस्तार किया गया और राज्य के नीति निर्देशक के सभी तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन, यानी प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो 56वां संविधान संशोधन है यह है 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं किस आधार पर। तो यहां पर आपका सीधा जवाब होगा विकल्प डी, जनमत संग्रह के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन या तो लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से हो सकता है, या तो संसद के सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से हो सकता है, और या तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ 1/2 जो स्टेट हैं उनका समर्थन यहां पर होता है। इन 3 प्रावधानों के तहत संविधान में संशोधन होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के
अनुच्छेद 368 के संबंध में कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। आपका जवाब होगा हाँ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था, तभी आपका जवाब होगा हाँ। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 368 में 24वें संविधान संशोधन के तहत और 101वें संविधान संशोधन के तहत उसमें संशोधन किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 25 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1971 में। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने की होगी, इस शब्द से स्थानापन्न करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। जो अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था, वो यही संशोधन था। क्या संशोधन किया गया? अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन किया गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो क्या कर ली गई? छीन ली गई। और वहां पर क्या लिखा गया? सहमति देनी होगी। क्लियर है? किस संविधान संशोधन के तहत? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसे रीति द्वारा अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अंतः स्थापित किया गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। यानी 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा अनुच्छेद 124 के सब क्लास 2 के ए के तहत जो भारत के उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीश की आयु जो है ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसे रीति द्वारा अवधारित की जाएगी जिसे संसद विधि द्वारा उपबंध करे। क्लियर है? तो यहां पर यह व्यवस्था किसके द्वारा की गई? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। क्लियर है? याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि जो 98वां संविधान संशोधन विधेयक था वो निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो यहां पर देखिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन जो है ये 98वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, भाग 7। याद रखिएगा ये जो भाग 7 है इसमें क्या व्यवस्था थी? तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का जो प्रावधान है वो भाग 7 में था। क्लियर? याद रखिएगा ये जो भाग 7 है इसमें अनुच्छेद 238 ये पूरी तरह से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत। और ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 को। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 में अनुच्छेद 238 को पूरी तरह से हटा दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया तब क्या होगा? उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया मतलब राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया तो वो विधेयक क्या होगा? अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। क्लियर है? यानी यहां पर क्या हो गया? प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प आपका आंसर हो गया। भले ही वो लोकसभा द्वारा पारित है लेकिन यदि उस संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन जो कि 1951 में पारित हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। हमने आपको बताया था कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के लिए संरक्षण दिया गया था। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि इसके तहत अनुच्छेद 31 क और ख को भी जोड़ा गया है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 में आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो याद रखिएगा ये संबंध होगा किसे? 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 33 में जो ए विकल्प है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तीसरे से संबंधित हो जाएगा। यदि हम बात करें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना
तो ये किससे संबंधित है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से, यानी बी को आप कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। यदि हम बात करें कि मताधिकार जो है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये किसके तहत? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, यानी सी को आप कोरिलेट करेंगे पहले के साथ। और डी में लिखा है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना, तो ये किसके तहत था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, इसलिए आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 1 2 का, 3 4 1 2। इस आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। याद रखिएगा ये जो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है, इसके तहत अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। देखिए मैं आज ही आपको यह बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए भारतीय संविधान में कोई संशोधन से संबंधित विधेयक है तो आप उसे संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे लोकसभा से और चाहे राज्यसभा से। इसलिए प्रश्न संख्या 35 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के सब क्लॉज 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो उसमें लिखा है पहला कि विधानसभा संकल्प द्वारा पारित कर सकती है, बिल्कुल सही है, उसे संकल्प द्वारा वो पारित कर सकती है। दूसरा है कि विधानसभा संकल्प द्वारा उसे अस्वीकार कर सकती है, ये भी पावर है उसके पास। तीसरा है कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर यह भी बात सही है कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 36 में ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। या तो वो विधानसभा संकल्प पारित कर दे या तो उसे अस्वीकार कर दिए, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 36 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, किस संशोधन के तहत? तो यहां पर देखिए पहला लिखा है संविधान के संघीय प्रावधान। क्लियर है? मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के संशोधन में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो यहां पर लिखा है कि संविधान के संघीय प्रावधानों के लिए, तो यह बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए, तो यह भी सही है। अगला कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए अगर उसमें कोई संशोधन करना हो तब भी आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए, तो इसके लिए यहां पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। इन तीनों के लिए कम से कम आधे राज्यों का जो विधानसभा है उसका समर्थन आवश्यक है। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 37 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये बता दूं कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें अनुच्छेद 368 के सब क्लॉज 2 के तहत उस संशोधन में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है, तो इसमें आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में अगर कोई संशोधन करना हो तो इसमें आवश्यक है राज्यों का समर्थन। इसके अलावा अभी आपने देखा कि संघ और उसके साथ साथ राज्य की भी कार्यपालिका शक्ति में अगर विस्तार करने संबंधी संशोधन है तब भी आपको आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संबंधी अगर कोई प्रावधान में संशोधन करना है तब भी आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। संसद में राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई संशोधन है तब भी आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है या उसकी जो प्रक्रिया है अगर उसमें कोई संशोधन चाहिए तब भी आपको आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। संसद या राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन तथा 7वीं अनुसूची में जो सूचियों में प्रविष्टि है या जो जीएसटी परिषद में कोई प्रावधान है अनुच्छेद 279A के तहत उसमें अगर कोई संशोधन करना है तब भी आपको विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। ये जितने प्रावधान हमने बताए जहां पर संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है, इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे अब भविष्य में कभी गलत न हो। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है।
ये तीसरी या चौथी बार इस तरह का प्रश्न आया है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि भारत के संविधान में अगर कोई संशोधन संबंधी विधेयक है तो वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, वो चाहे लोकसभा से प्रारंभ किया जाए और या चाहे राज्यसभा से। यहां पर केवल शब्द लिख दिया गया, ये पूरा सेंटेंस गलत। दूसरा कह रहा है कि यदि ऐसा संविधान संशोधन जो संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों की विधान मंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? यह भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सभी राज्यों से नहीं, इसमें आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। क्लियर है? यानी ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया सभी लिखकर। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 38 में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी इसमें से उन प्रावधानों को फाइंड आउट करना है जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। क्लियर? यहां पहला लिखा है कि केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो इसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है, आप पढ़ चुके हैं अभी। दूसरा लिखा है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो इससे संदर्भित अगर कोई संशोधन है तब भी आपको कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संदर्भ अगर कोई संशोधन है तब भी कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। चौथे में लिखा है कि राष्ट्रपति की योग्यता, इसके लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के पद की शर्तों, इसके लिए भी आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, इन तीनों के लिए आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी 4, 5, 6 के लिए आवश्यक नहीं है। अगला करा है कि केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, इसके लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। अगला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके लिए भी आवश्यक है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं चौथे, पांचवें और छठवें के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन का आवश्यक नहीं है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 39 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए मैंने ऊपर अभी कोरिलेट कराया था, उसकी मदद से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित करिए। लिखा है कि 13वां संविधान संशोधन, ये जो 13वां संविधान संशोधन 1962 है, ये किससे संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है, यानी यहां पर पहले को आप ए से सुमेलित कर लेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो 13वां संविधान संशोधन 1962 है, इसके तहत अनुच्छेद 371 ए को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 371 ए के तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अगला है 18वां संविधान संशोधन। ये जो 18वां संविधान संशोधन 1966 है, ये क्या कर रहा है? ये राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया इसमें। क्लियर है? यानी इसके अंतर्गत जो है वो राज्य की परिभाषा में संघ राज्य को भी शामिल किया गया है। क्लियर है? यानी आप दूसरे को कोरिलेट करेंगे किससे? सी से, और पहले को ए से। फिर उसके बाद है 39वां संविधान संशोधन। देखिए जो 39वां संविधान संशोधन है ये 1975 का है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये प्रावधान इसमें किया गया था। क्लियर है? यानी यहां पर क्या है? 39 को आप किससे कोरिलेट करेंगे? 39 को आप डी से कोरिलेट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद दिया गया है 52वां संविधान संशोधन। हाँ, एक बात और यहां पर याद रखिएगा, ये जो 39वां संविधान संशोधन 1975 था, जिसके तहत कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, यानी पूर्व कर दिया गया कि अगर मान लीजिए इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है? अगला है 52वां संविधान संशोधन। ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, आप सभी जानते हैं कि ये दल बदल से संबंधित है, यानी आप चौथे को बी से कोरिलेट करेंगे। तो जो आपका सही कोड बनेगा वो क्या बनेगा? आपका सही कोड बनेगा ACDB। ACDB, यहां पर आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको फाइंड आउट करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। देखिए अभी आपने जो ऊपर संविधान संशोधन से मैच कराने वाला पढ़ा है, उसमें आपने 39वां संविधान संशोधन पढ़ा जो कि 1975 से है। उसमें क्या था? उसमें आपने मैच कराया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। क्लियर है? याद करिए मैंने वहीं पर आपको ये कोरिलेट किया था कि ये तो 39वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो उसमें इस प्रावधान को निरसित कर दिया गया। यानी ये कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के निर्वाचन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्लियर है? और यहां पर कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन पर रोक है। ये गलत हो गया। ये प्रावधान किसमें है? 39वें संशोधन में, और इस प्रावधान को हटाया किससे गया? 44वें संशोधन के द्वारा। क्लियर है? गलत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न, इसमें दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। अब देखिए ये भी आप पढ़ चुके हैं, मैं अभी कोरिलेट करा रहा हूं।
99वें संविधान संशोधन 2014 में आपने क्या पढ़ा था कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का प्रावधान किया गया, और यहां पर कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। यही तो था 99वें संविधान संशोधन, अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था। याद रखिएगा, अक्टूबर 2015 में एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था JS केहर, और इनकी 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ थी जिसने 4-1 के बहुमत से एक निर्णय दिया और कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो और 99वें संविधान संशोधन जो है इसको रद्द कर दिया गया और फिर से कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया गया। क्लियर है? यानी 99वें संविधान संशोधन में कॉलेजियम प्रणाली की जगह पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान था, उसे अक्टूबर 2015 के न्यायमूर्ति JS केहर की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रद्द कर दिया। यही इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। और किस आधार पर रद्द किया? क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ठीक है, यानी यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। IAS के प्रीलिम्स और रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि 94वां संविधान संशोधन 2006, ये आपको कोरिलेट करना है कि ये किससे सुमेलित होगा। तो देखिए, ये जो 94वां संविधान संशोधन 2006 है, इसमें क्या प्रावधान था? तो ये अनुच्छेद 164 के संशोधन से संबंधित है, यानी एक को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। अब इसमें क्या था इसको समझ लीजिए। ऐसा है कि इसमें पहले बिहार में जो जनजाति लोग थे उनके लिए ये प्रावधान किया गया था। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ बना और बिहार के विभाजन से झारखंड बना। इस 94वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 में झारखंड और छत्तीसगढ़ के नाम को जोड़ा गया बिहार की जगह पर। क्लियर है? यही संशोधन है ये। अगला है 95वां संविधान संशोधन। इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, यानी दूसरे को बी को आप दूसरे से सुमेलित करेंगे। अगर आपको यह समझना हो कि 95वें संविधान संशोधन में क्या था, तो याद रखिएगा, इसके तहत जो लोकसभा और विधानसभा में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वही अनुच्छेद 334 से संबंधित है, उसी में संशोधन किया गया। यानी यहां पर आप बी को दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अगला देखिए, सी विकल्प में लिखा है कि 96वां संविधान संशोधन 2011, इसको आप कोरिलेट करेंगे 8वीं अनुसूची के संबंध में। और इसमें क्या किया गया था? इसमें उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया, उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। क्लियर है? यानी यहां पर आप इसको तीसरे से कोरिलेट करेंगे। और जो 103वां संविधान संशोधन 2019 था, इसके तहत क्या हुआ? तो इसमें अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। और याद रखिएगा, ये जो 103वां है ये 10% जो EWS के लिए आरक्षण है, इसमें अनुच्छेद 15 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 16 में भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था इस 103वें संविधान संशोधन के तहत। और किसके लिए? 10% रिजर्वेशन EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है ये। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ABCD जो है वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 से कोरिलेट है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये RO के मेंस 2016 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो कि 39B और 39C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो याद रखिएगा, ये जो संशोधन है ये संशोधन है 25वां संविधान संशोधन। क्लियर है? देखिए, ये जो 25वां संविधान संशोधन है 1971, इसमें कहा गया कि एक अनुच्छेद जोड़ा गया। मैं अभी इसकी चर्चा पूर्व में भी कर चुका हूं। उस समय आपने इसमें 42वां संविधान संशोधन देखा था। देखिए, यहां पर एक बात स्पष्ट याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 31 का ग है इसको जोड़ने का काम 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत हुआ और इस अनुच्छेद 31 ग को विस्तार देने का काम 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ये माइनर सा अंतर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बात कर रहा था 25वें संविधान संशोधन 1971 की, तो इसके तहत अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया और ये कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभावी बनाने का इसमें प्रावधान किया गया। और ये कहा गया कि इस आधार पर इसे निरसित नहीं किया जा सकता है कि ये अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों का ये क्या करता है? इसको सीमित करता है। क्लियर है? तो ये बात इसको ध्यान रखेंगे, ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। तो ये आपका गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के ग में विस्तार दिया गया। क्लियर है? अभी आपने देखा था कि 25वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के ग में 39B और 39C की चर्चा हुई है। ठीक, लेकिन यहां पर 42वें संविधान संशोधन के तहत यहां पर 31 ग में इसका विस्तार करते हुए सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है।
अगर सभी लिखा होगा तो उसको आप 42वें संविधान संशोधन से, और यदि 39B और 39C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाएगी तब आप 25वां संविधान संशोधन 1971 कहेंगे। क्लियर हो गया? अगला देखिए, दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता ही संवैधानिक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर है? यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ये मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद से संबंधित है। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 का सी विकल्प सही जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सिक्किम के संबंध में सही है। पहला लिखा है कि 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो आपको मैंने बताया था कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। क्लियर है? यानी ये आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो ये भी बात सही है कि सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा कह रहा है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो ये भी बात यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 45 का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो पहला संशोधन है ये चंपाकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 का सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वो संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। ये जो ऐतिहासिक निर्णय है ये किस मामले में दिया गया? तो आप जानते हैं कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया। इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी ऐसा संशोधन जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 47 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये सभी प्रश्न यहाँ से संशोधन से संबंधित कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।